हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल फार्मासाइन में। जैसा कि हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर की फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का 2020-21 का सॉल्यूशन, जिसमें सेक्शन ए हम लोग ने देख लिया था। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन बी और सेक्शन सी के बारे में। तो इसमें सेक्शन बी में लॉन्ग आंसर है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है, गिव ए नीट स्केच ऑफ टू फ्लूइड मैनोमीटर, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ सिंपल मैनोमीटर। मतलब इसमें क्या करना है, दो फ्लूइड मैनोमीटर्स, जो दो मैनोमीटर्स हैं उनका केवल स्ट्रक्चर बनाना है और इसके नाम लिखने हैं, और एक जो है सिंपल मैनोमीटर के बारे में आपको एक प्रिंसिपल, वर्किंग एंड उसका कंस्ट्रक्शन भी आपको लिखना है। तो इसमें दो सिंपल जो दो फ्लूइड मैनोमीटर्स हैं वो इस प्रकार से हैं। इसमें एक हो गया आपका ऑरिफिस मीटर हो गया एंड ये एक हो गया वेंचुरी मीटर। ये ऑरिफिस मीटर है, ये आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर है, एंड जो वेंचुरी मीटर है ये भी आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर है। तो इसमें क्या होता है, एक पॉइंट ए होता है, पॉइंट बी होता है। इसमें जो फ्लो फ्लूइड्स को मेजर करते हैं मैनोमीटर के द्वारा, इसमें प्रेशर डिफरेंस को पता किया जाता है। इसमें ऑरिफिस प्लेट लगी हुई होती है, इसमें वेना कॉन्ट्रैक्टा होता है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इसमें एक पॉइंट ए एंड पॉइंट बी से मैनोमीटर कनेक्ट होता है। तो इससे हम इस प्रकार से प्रेशर डिफरेंस को मेजर करते हैं। दूसरा जो इसमें कंस्ट्रक्शन है उसमें है ये कि इसमें भी मैनोमीटर लगा हुआ होता है। इसमें पॉइंट ए पॉइंट बी इसमें भी होता है, और इसमें शॉर्ट टैप एंड सेक्शन ये होता है, ये होता है लॉन्ग टैप एंड सेक्शन होता है, और ये जो है थ्रोट सेक्शन होता है जहाँ पे पॉइंट बी होता है, इससे मैनोमीटर जुड़ा होता है। तो इसे हम मेंचुरीमीटर कहते हैं। इसका भी उपयोग जो किया जाता है वो प्रेशर हेड को मेजर करने के लिए किया जाता है। तो ये हमारा दो जो नीट स्केच ऑफ टू फ्लूइड मैनोमीटर था, ये क्वेश्चन इसमें आधा क्वेश्चन हो गया है। अगला है, इसमें हमें एक मैनोमीटर के बारे में उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशन लिखना है। तो उसको चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो जो प्रिंसिपल, वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन लिखना है वो हम लोग सिंपल मैनोमीटर का लिखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं सिंपल मैनोमीटर होता क्या है। सिंपल मैनोमीटर आर दोज दैट मेजर द प्रेशर एट द पॉइंट इन ए लिक्विड कंटेंट इन ए पाइप इन ए वेसल्स। मतलब किसी एक पॉइंट पे जो प्रेशर को प्रेशर का जो मेजर करना होता है तो उसे हम सिंपल मैनोमीटर के द्वारा मेजर करते हैं। और अगर किसी दो पॉइंट के बीच में हमें जो है प्रेशर डिफरेंस को पता करना होता है तो हम इसे डिफरेंशियल मैनोमीटर से पता करते हैं। तो सिंपल मैनोमीटर की सब बेसिकली हम लोग ने होता कैसे समझ लिया। इसका 2 नंबर में डेफिनेशन भी आ सकता है। तो इसके अंतर्गत आता है पीजोमीटर। तो पीजोमीटर का हम लोग देखते हैं क्या होता है। द पीजोमीटर इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैनोमीटर, मतलब सबसे सिंपल फॉर्म होता है। इट कैन बी यूज टू मेजर द मॉडरेट प्रेशर ऑफ लिक्विड। मॉडरेट प्रेशर को मेजर करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, इट मेजर द लिक्विड प्रेशर इन ए सिस्टम बाई मेजरिंग द हाइट टू विच ए कॉलम ऑफ द लिक्विड राइजेस अगेंस्ट ग्रेविटी। मतलब जो है लिक्विड इसमें राइज होता है किसके, ग्रेविटी के अगेंस्ट, मतलब जो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध इसमें ऊपर चढ़ता है या राइज्ड होता है, उसके द्वारा हम इसको प्रेशर को मेजर करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग एक में देख लेते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें एक ट्यूब लगी होती है, इसे पीजोमीटर ट्यूब कहते हैं, और एक गोलाकार आकार होता है, इसमें पाइप फिट होती है। तो पीजोमीटर इसमें हाइट, मेनली जो हाइट लिक्विड राइज होता है इसको यस से दिखाते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास ट्यूब, मतलब इसे हम ग्लास ट्यूब कहते हैं। इट विच इज इंसर्टेड इनटू द वॉल ऑफ वेसल्स। द ट्यूब एक्सट्रैक्ट वर्टिकली अपवर्ड टू सच ए हाइट दैट द लिक्विड कैन फ्रीली राइज देयर इज नो विदाउट ओवरफ्लोइंग, मतलब ये आसानी से जो है राइज हो जाएगी लिक्विड इसमें। द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन लिक्विड इज द हाइट ऑफ द लिक्विड इज ट्यूब अबव द पॉइंट। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया इसका। इसमें और भी कुछ बताए हैं, जैसे द प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू गिवन बाई पी इज इक्वल टू रो जी एच इज इक्वल टू डब्ल्यू एच, वेयर एच क्या है, हाइट है, एंड डब्ल्यू क्या है, स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड। इसके लिमिटेशन क्या है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग समझ में आ गया। इसका लिमिटेशन क्या है, पीजोमीटर मेजर्स गॉज प्रेशर नॉट यूज टू मेजर गैस प्रेशर, कांट यूज टू लार्ज प्रेशर मॉलिक्यूल्स एट हाई लिक्विड्स एट दिस वुड रिक्वायर वेरी लॉन्ग ट्यूब्स। तो पहला क्वेश्चन है समाप्त होता है सेक्शन बी का, 10 नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है इसमें, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड यूजेस ऑफ फ्रीज ड्रायर। फ्रीज ड्रायर के बारे में हमको उसका कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, वर्किंग, इस सब के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं फ्रीज ड्रायर का दूसरा नाम भी कोई है, तो क्या है, लाइपोफिलाइजेशन इसका जो दूसरा नाम है। तो एग्जाम में इसके इस नाम से भी पूछ सकते हैं कि डिस्कस द टर्म ऑफ लाइपोफिलाइजेशन। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, इन द फ्रीज ड्रायर वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द फ्रोजन स्टेट बाय सब्लिमेशन। और इसमें क्या होता है कि वाटर को रिमूव किया जाता है किस मेथड से, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है, जिसमें जो है सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही प्रिंसिपल इसमें इन्वॉल्व होता है, किसमें,
फ्रीज ड्रायर में। तो इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइंग चैम्बर इन विच ट्रे आर लोडेड, मतलब एक ड्राइंग चैम्बर होता है जिसमें ट्रे जो है फिट हुए होते हैं। इसमें हीट सप्लाई किया जाता है, किस माध्यम से, रेडिएशन के थ्रू हीट प्रोवाइड किया जाता है। एंड वेपर कंडेंसिंग और एब्जॉर्प्शन सिस्टम, वैक्यूम पंप और स्टीम जैकेट, और बहुत इसमें वैक्यूम पंप होता है, स्टीम जैकेट, या दोनों हो सकते हैं। जैसा कि कंस्ट्रक्शन में दिखाया गया है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ड्राइंग चैम्बर इसमें इन्वॉल्व होता है और हीट इसमें जो सप्लाई किया जाता है रेडिएशन के थ्रू सप्लाई किया जाता है। और अभी आपने जो देखा था कि वेपर कंडेंस होता है इसमें और एब्जॉर्प्शन सिस्टम होता है, और उसके बाद में स्टीम इजेक्टर या वैक्यूम सिस्टम दोनों इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसका वर्क इस प्रकार का होता है, ये 5 स्टेप में वर्क होता है। इसमें आप इसका कंस्ट्रक्शन समझ लीजिए कि एक और डोर होता है, यहाँ पे फ्रोजन सब्सटेंस लगा होता है, चैम्बर दोनों तरफ हो गया, आपका हीटर शिप्स हो गया, ये कंडेंस हो गया, रेफ्रिजरेंट यूज़ होता है इसमें, आइसोलेशन वाल्व होते हैं, एंड वैक्यूम लगा होता है ऊपर की साइड में, हीट ट्रांसफर फ्लूइड जो इसमें मैनीफोल्ड होता है। इसकी वर्किंग में बेसिकली 5 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है वो प्रिपरेशन एंड प्री ट्रीटमेंट, दूसरा है प्रिपरेशन प्री फ्रीजिंग टू सॉलिडिफाई वाटर, तीसरा जो प्राइमरी ड्राइंग है, दूसरा चौथा है सेकेंडरी ड्राइंग, एंड पांचवा पैकेजिंग है। तो प्रिपरेशन एंड प्री ट्रीटमेंट में क्या होता है कि इट इज़ एसेंशियल प्रोसेस विच रिड्यूस द एक्चुअल ड्राइंग, मतलब जो एक्चुअली ड्राइंग होता है उसको रिड्यूस करता है 8 to 10 times. The solution is pre-concentrated under normal tray drying. Liquid और solid desiccants are also allowed, used, मतलब इसमें जो है लिक्विड और सॉलिड दोनों को यूज़ कर सकते हैं। और इसमें प्री कंसनट्रेट नॉर्मल ट्रे ड्राइंग में पहले इसको हम प्री कंसनट्रेट कर सकते हैं। अगला जो है फ्रीजिंग टू सॉलिडिफाई, प्री फ्रीजिंग टू सॉलिडिफाई वाटर बोटल्स इन विच द सॉल्यूशन इज पैक्ड आर फ्रोजन इन कोल्ड सेल्स, मतलब जिसमें हम प्रिपरेशन को अपने रखते हैं उसको हम रख देते हैं, किसमें, सीप्स में रख देते हैं, सेल्स में, मतलब कोल्ड करने के लिए इसको रख देते हैं कितने डिग्री पे, अबाउट 50 डिग्री सेल्सियस पे रख देते हैं। तीसरा जो स्टेप है प्राइमरी ड्राइंग है, इसमें क्या होता है सब्लिमेशन ऑफ आइस, जो बर्फ होता है उसके सब्लिमेशन हो जाता है, मतलब वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। द मटेरियल टू बी ड्राइड इज स्प्रेड एज मच एज लार्ज सरफेस फॉर पॉसिबल सब्लिमेशन। द टेम्परेचर विच प्रेशर शुड बी बिलो द ट्रिपल पॉइंट वाटर ऑफ 0.0098 डिग्री सेल्सियस एंड 0.533 किलो पास्कल फॉर द सब्लिमेशन। इसमें वैक्यूम का क्या वर्क होता है, वैक्यूम इज सप्लाई टू द टोन of about 3 mmHg on the frozen sample. The temperature is increased to about 30 degree Celsius in the span of 2 hours. मतलब 2 घंटे में 30 डिग्री टेम्परेचर का इंक्रीजमेंट होता है, इंक्रीमेंट होता है या इंक्रीज होता है। प्राइमरी ड्राइंग स्टेज रिमूव्स इजीली रिमूवेबल आइस सरफेस विदाउट मेल्टिंग द मटेरियल मॉइस्चर। तो इसमें प्राइमरी ड्राइंग में लगभग काफ़ी इसमें जो है ड्राई हो जाता है 98% टू 99%। तो सेकेंडरी ड्राइंग में क्या होता है, इन दिस स्टेज द रिमेनिंग मॉइस्चर इज रिमूव, मतलब जो इसमें बच जाता है प्राइमरी ड्राइंग से वो सेकेंडरी ड्राइंग में ड्राई होता है। द रेट ऑफ ड्राइंग इज वेरी लो एंड इट टेक्स अबाउट 10 to 20 आवर्स, क्योंकि क्या होता है कि प्राइमरी ड्राइंग में ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ड्राई हो जाता है, थोड़ा बहुत ही बचता है अमाउंट, तो सेकेंडरी ड्राइंग में वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है, मतलब 10 से 20 घंटे इसमें लग जाते हैं। अगला स्टेप जो है पैकेजिंग है, लास्ट स्टेप आफ्टर वैक्यूम इज रिप्लेस्ड बाई इनर्ट गैस बोटल आर वाइल्स आर क्लोज्ड, मतलब जब इसमें ड्राइंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो हम इसको पैक्ड कर देते हैं। इसका यूज़ क्या है, इट इज़ मोस्टली कॉमनली यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ डोसेज फॉर्म सच एज इंजेक्शन, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। इसमें इसका यूज, इसके एडवांटेज क्या क्या हैं, थर्मोलाइबल मटेरियल कैन बी ड्राइड, मतलब इनमें हीट सेंसिटिव होते हैं, उसको ड्राई किया जा सकता है। लॉस ऑफ वॉलेटाइल मटेरियल इज लेस, स्टेबिलिटी कैन बी मेंटेन्ड। उसका डिसएडवांटेज क्या है, इक्विपमेंट एंड रनिंग कॉस्ट आर हाई, मतलब हाई मतलब जिसका जो महंगे होते हैं या इसमें जो इसका खर्चा आता है महंगा होता है। टाइम पीरियड ऑफ ड्राइंग इज़ हाई, मतलब इसमें जो टाइम लगता है वो भी ज़्यादा होता है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे समाप्त होता है। अगला हम लोग देखते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई साइज रिडक्शन, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ बॉल मिल। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं साइज रिडक्शन क्या होता है। साइज रिडक्शन इज अ प्रोसेस रेड्यूसिंग लार्ज सॉलिड इनटू मास इनटू ए स्मॉल यूनिट मास, मतलब जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, साइज रिडक्शन कहलाता है। जैसे कोई भी पदार्थ हो गया, कोई मटेरियल होगा जिसको बड़े अमाउंट में है उसको हम तोड़ कर या फिर उसको काट कर किसी भी प्रकार से मतलब उसका साइज जो है रिड्यूस कर दें, छोटा कर दें, तो उसे हम क्या कहते हैं, साइज रिडक्शन कहते हैं।
तो इसमें जो बाल मिल है, बाल मिल क्या होता है, बाल मिल इज ऑल्सो नोन एज टम्बलिंग मिल, इसको टम्बलिंग मिल के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, द बाल मिल इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट बिटवीन रैपिडली मूविंग वॉल्स एंड द पाउडर मटेरियल बोथ इनक्लोज इन द होलो सिलेंडर। मतलब इसमें जो एक होलो सिलेंडर होता है जिसमें जो क्या होता है, बॉल्स अटैच होते हैं, बॉल्स लगे हुए होते हैं या बॉल्स डाला जाता है जिसमें, और जो पार्टिकल्स होते हैं या जो भी मटेरियल्स होते हैं उसको डाला जाता है, मतलब जो प्रेपरेशन होता है उसको डाला जाता है साइज रिड्यूस करने के लिए। तो उसमें क्या होता है, इम्पैक्ट लगता है, दोनों आपस में मूव करते हैं, तो जो बॉल और जो फिट मटेरियल्स हैं उसके बीच में इम्पैक्ट, मतलब चोट, इम्पैक्ट का हिंदी अर्थ चोट होता है, वो फोर्स लगता है जिसके कारण उसका साइज रिड्यूस होता है। एट लो स्पीड द बॉल रोल ओवर द अट्रीशन विल बी द प्रोडोमिनेंट मोड ऑफ एक्शन। दस इन द बॉल मिल इम्पैक्ट और अट्रीशन और बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइज रिडक्शन। मतलब इसमें इम्पैक्ट और अट्रीशन दोनों का वर्क होता है, दोनों इसमें लगते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, आप इसमें फिगर में देख सकते हैं कि इसमें एक बाल मिल जो है ये होलो सिलेंडर होता है, इसमें मेटेलिक फ्रेम से अटैच्ड होता है। इसमें क्या होता है कि ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे होता है, क्योंकि सिलेंडर जो होता है मेटल से बना हुआ होता है, और इसमें कभी कभी जो है पोर्सिलिन या रबर का भी बना हो सकता है सिलेंडर जो है। इसमें लिड होता है, बॉक्स होता है, और ये जो स्टील बॉल्स इसमें पड़ी होती हैं, और इसमें फीड मटेरियल को डाल दिया जाता है। जब फीड मटेरियल उसको डालते हैं तो ये घूमता है, घूमने के कारण, रोटेट होने के कारण जो मटेरियल्स हैं और फीड जो है वॉल्स हैं आपस में टकराते हैं, और जब टकराएंगे तो ये इसमें साइज इसका रिड्यूस हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इसका फिगर बना सकते हैं, कंस्ट्रक्शन हम लिख सकते हैं यहाँ पे। द कंस्ट्रक्शन ऑफ बाल मिल सोन इन फिगर, बाल मिल कंसिस्ट ऑफ हॉलो सिलिंडर विच इज माउंटेड ऑन द मेटेलिक फ्रेम एंड इट इज रोटेटेड ऑन longitudinal axis. The cylinder is made of a metal. In pharmaceutical industry sometimes the cylinder is lined with the rubber or plastic. The cylinder contains ball that occupy 30 to 50 of the volume. तो इस प्रकार से हम इसका लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन, बॉल्स किससे बने होते हैं, स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं। और ये वर्किंग क्या होता है इसमें, जैसे कि हम कंस्ट्रक्शन अगर हम बना लेते हैं तो वर्किंग उसका आराम से लिख सकते हैं। तो द ड्रग इज पुट इनटू द सिलेंडर ऑफ द मिल एंड इज फिल्ड अबाउट 60% वैल्यूम। मतलब ड्रग को जो 60% वैल्यूम तक हम उसमें मिल में जो है डाल देते हैं। या फिक्स नंबर बॉल्स आर इंट्रोड्यूस्ड एंड द सिलेंडर इज क्लोज्ड। और एक जो फिक्स नंबर होता है, मतलब इसमें नंबर होता है कितना बॉल हमें उसमें डालना है, तो उसको डाल के हम सिलेंडर को बंद कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है, हम मिल को अलाउ करते हैं रोटेट करने के लिए। जब रोटेट होने लगता है तो उसमें स्पीड हम सेट करते हैं, जिसके लिए साइज रिडक्शन के लिए इफेक्टिव हो वैसा स्पीड हम उसमें लगाते हैं। इसमें एट्रीशन मोड एंड ग्राइंडिंग होता है, मिक्सिंग होता है, जिसके कारण इससे साइज रिडक्शन होता है। तो इसका यूज़ क्या क्या ये भी देख लेते हैं। इट इज़ यूज टू रेड्यूस पार्टिकल साइज थ्रू इम्पैक्ट एंड ट्रिशन। स्टेनलेस स्टील बॉल्स आर परफोर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑप्थेल्मिक एंड पेरेंटल प्रोडक्ट्स एज देयर इज ए लेस चांस ऑफ कंटामिनेशन ड्यू टू वाटर। मतलब क्या होता है कि जो स्टेनलेस बॉल्स क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन एंड पेरेंटल प्रिपरेशन है उसमें कंटामिनेशन कम हो, इसलिए स्टील का बॉल यूज़ किया जाता है। बॉल मिल एट लो स्पीड इज यूज टू माइलिंग डाइज पिगमेंट्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। इसका एडवांटेज क्या क्या है देख लेते हैं। इट कैन प्रोड्यूस वेरी फाइन पाउडर। बॉल मिल suitable for both wet and dry grinding process. Toxic substance can be ground as the cylinder is closed system. Since the mill is closed, will can be achieved. इसका डिसएडवांटेज भी होते हैं कुछ। तो बाल मिल जो होता है इसका डिसएडवांटेज ये कि नॉइसी मशीन होता है, और जो इसमें प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो होता है इसमें, तो इसका डिसएडवांटेज हो गया। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म डिस्टिलेशन, डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूजेज ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन। तो इसमें डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर बाय वेपोराइजिंग एंड फर्दर रिकवरिंग द लिक्विड एट द प्लेस ऑफ कंडेंसेशन। मतलब क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है जिसमें हम जो कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर है उसका सेपरेशन करते हैं, अलग करते हैं उसको किस क्रिया के द्वारा, वेपोराइजेशन के द्वारा। और जो वेपोराइजेशन होता है फर्दर जो कंडेंस हो जाता है मेटेलिक, मतलब वॉल से टकरा के या वेपोराइजेशन के बाद फर्दर जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है, यानी कंडेंसेट होता है, तो इसे हम डिस्टिलेशन प्रोसेस कहते हैं। तो इसमें इसी में अगला जो है प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूजेस ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन। तो इसे देखते हैं स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है। इन दिस बी यूज टू स्टीम फॉर डिस्टिलेशन। इट इज़ यूज टू सेपरेट हाई बॉइलिंग सब्सटेंस फ्रॉम नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, ए मिक्सचर ऑफ एमिसिबल लिक्विड्स बिगिन टू बॉइल व्हेन द सम ऑफ देयर वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब जब वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो ये जो है लिक्विड्स है वो उबलना प्रारंभ हो जाएगा, उसमें वेपर प्रारंभ मतलब फॉर्म होना
स्टार्ट हो जाएगा. इट हैपेंड बिकॉज स्टीम हैज ऑल्सो सम बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर विच मेक्स द प्रेशर ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड रीच टू इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर. मतलब ये किसके कारण होता है? क्योंकि इसमें पहले से बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग एंड वेपर प्रेशर इसमें मौजूद होता है, जिसके कारण जब मिक्स होता है प्रेशर दोनों, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंच जाता है और लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है वेपर में. इसका कंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं. तो मेटालिक स्टीम होता है इसमें, स्टीम कैन होता है जो है इसमें ऑर्गेनिक लिक्विड इसमें भरा होता है, और वाटर आउट के लिए वाटर कंडेंसर डिस्टिलेशन चैम्बर होता है इसमें, और एक यहाँ पे प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए एक तो इसमें जो है मेटालिक स्टीम कैन फिक्स्ड विथ कॉर्क हैविंग 2 सेफ्टी ट्यूब्स इंसर्टेड अप टू बॉटम थ्रू द होल. अब इसमें जैसा कि इसमें दिखा रहे हैं कि इसमें हम इस प्रकार से सेट कर देते हैं. थ्रू अदर होल वेंट इज पास्ड एंड अदर एंड ऑफ द ट्यूब इज कनेक्टेड टू द फ्लास्क कंटेनिंग लिक्विड मिक्सचर इन विद द ट्यूब इज डिस्पर्स्ड. मतलब फ्लास्क कंटेनिंग लिक्विड है, फ्लास्क कंटेनिंग लिक्विड मिक्सचर इसमें है, तो इसमें भी अटैच कर देते हैं. इसके बाद फर्दर इस फ्लास्क कंटेनिंग जो है लिक्विड मिक्सचर है, इससे एक ट्यूब फर्दर कंडेंसेशन चैम्बर से होते हुए फिर हम प्रोडक्ट जहाँ प्राप्त करते हैं उसको हम उसमें हम अटैच कर देते हैं. तो इसमें अगला कंस्ट्रक्शन कुछ है इसमें, जैसे कि फ्लास्क एंड कंडेंसर इज कनेक्टेड टू डिलीवरी ट्यूब, कंडेंसर इज कनेक्टेड टू सीवर, मतलब रिसीवर कहते हैं जिसे प्रोडक्ट हम प्राप्त करते हैं. प्रोविजन एंड मोड हीट बॉटम स्टीम कैन एंड फ्लास्क सेपरेटली. इसका वर्किंग क्या होता है? फर्स्टली फिल वाटर इन द स्टीम कैन एंड सेट ऑल ऑपरेटर्स अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन. मतलब इसमें सबसे पहले वाटर फिल करते हैं, देन द प्योर ऑर्गेनिक लिक्विड इन डिस्टिलेशन फ्लास्क विद सम वाटर. उसके बाद हम इसमें डिस्टिलेशन फ्लास्क में ऑर्गेनिक लिक्विड के साथ में वाटर के साथ में इसमें फिक्स कर देते हैं. अगला क्या है इसमें? ऑर्गेनिक लिक्विड मस्ट बी इंसॉल्युबल इन वाटर. मतलब इसमें एनिलीन होता है, नाइट्रोबेंजीन होता है. नाउ आफ्टर सेटअप स्टार्ट द प्रोवाइडिंग हीट एंड स्टीम आल्सो क्रिएटेड नो स्टीम कैन विच फर्दर रहता टू डिस्टिलेशन फ्लास्क. मतलब इसमें जब इसको सेट कर देते हैं तो हीट प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण उसमें स्टीम जो है फॉर्मेशन होता है. ऑर्गेनिक लिक्विड में हाई बॉइलिंग पॉइंट सो इट गेट सम हीट फ्रॉम बर्नआउट्स एंड इफ वी प्रोवाइड हीट अप टू बॉइलिंग पॉइंट इट मे बी decomposed. There are heat sensitive, so these liquids mixture get vaporized pressure from steam and it mix with steam and their vapor pressure is equal to atmospheric pressure at low temperature. Now these mixture convert into vapor and pass through condenser and receive it to receiver. मतलब जब वेपर इसमें वेपर फॉर्म होता है तो कंडेंसर के माध्यम से जो पास्ड होता है और रिसीवर में हम उसको प्राप्त कर लेते हैं. प्रोडक्ट इज सेपरेटेड थ्रू सेपरेटिंग फर्नेस. उसके बाद सेपरेटिंग फर्नेस से उसको सेपरेट कर लेते हैं. इसका यूज़ क्या होता है? यूज़ टू सेपरेट इमिसिबल लिक्विड, मतलब वाटर और फिनॉल हो गया, वाटर एंड बेंजीन हो गया. इन सब के मतलब एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट है एंड एक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है. दोनों को जो सेपरेट करने के लिए स्टीम डिस्टिलेशन का प्रयोग करते हैं. आप लोग ने जो प्रैक्टिकल में किया भी होगा, बेंजीन और वाटर को सेपरेट किया होगा. तो इसमें प्रिपरेशन फॉर एरोमेटिक वाटर के प्रिपरेशन भी इसका यूज़ होता है. अगला जो क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉलिड मिक्सिंग एंड लिक्विड मिक्सिंग. एड ए नोट ऑन द मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड मिक्सिंग एंड लिक्विड मिक्सिंग. मतलब सॉलिड मिक्सिंग और लिक्विड मिक्सिंग में अंतर स्पष्ट करना है. उसके बाद में मैकेनिज्म क्या कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग में, उसको हमको लिखना है. तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन लिखते हैं कि सॉलिड मिक्सिंग और लिक्विड मिक्सिंग में क्या डिफरेंशिएशन है. तो सबसे पहला है सॉलिड मिक्सिंग एंड लिक्विड मिक्सिंग. इन दिस 2 or more substances आर intermingled बाय कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. मतलब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आपस में मिला करके हम उसको मिक्स करते हैं, यानी ये सॉलिड मिक्सिंग में आता है सॉलिड पार्टिकल्स को. लिक्विड मिक्सिंग क्या है? इसमें क्या है? दिस इज अचीव्ड बाय मिक्सिंग एलिमेंट्स ऑफ सुटेबल शेप टू एक्ट एज इम्पैक्ट टू प्रोड्यूस अप्रोप्रिएट फ्लो पैटर्न इन द मिक्सिंग वेसल्स. फिर सॉलिड मिक्सिंग क्या है? दिस इज यूज टू मिक्सिंग ऑफ ड्राई पाउडर्स. मतलब ड्राई पाउडर्स को मिक्स करने में इसका यूज़ किया जाता है. एंड दिस इज यूज टू प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन सस्पेंशन एंड मिक्सचर. इमल्सन सस्पेंशन और मिक्सचर को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है. लार्ज पार्टिकल साइज इज रिक्वायर्ड. जो सॉलिड मिक्सिंग है इसमें लार्ज पार्टिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं और इसमें क्या है, लार्ज पार्टिकल्स रिक्वायर्ड नहीं होते हैं. हाई पावर रिक्वायर्ड फॉर मिक्सचर एंड लो पावर रिक्वायर्ड फॉर मिक्सचर. अब देखते हैं इसमें मैकेनिज्म कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं. तो मैकेनिज्म, मटेरियल हैविंग सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी विल बी इजियर टू फॉर्म ए यूनिफॉर्म ब्लेंड और मिक्स कंपेयर टू द डिफरेंट प्रॉपर्टीज. मतलब जिसका सिमिलर प्रॉपर्टीज होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज को आसानी से हम मिक्स कर सकते हैं इन द कंपेरिजन ऑफ डिफरेंट जो है डिफरेंट प्रॉपर्टी के कंपाउंड को या केमिकल्स को या कुछ भी, जिसमें अगर सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होगी तो आसानी से मिक्स हो जाएगा. अगर डिफरेंट होगी तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आसानी से नहीं होगा. तो इसमें जो पहला मैकेनिज्म है वो कनेक्टिव
मिक्सिंग है। इसमें क्या होता है, इन विच द ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स मूव फ्रॉम द वन पोजिशन टू अनदर, इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज द मैक्रो मिक्सिंग। इसको मैक्रो मिक्सिंग के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें जो ग्रुप होते हैं पार्टिकल्स के एक साइड से दूसरे दूसरी पोजीशन पर मूव कर। अगला है इसमें सीयर मिक्सिंग। ये क्या होता है, इन द सीयरिंग फोर्स आर क्रिएटेड विद इन द मास ऑफ द मटेरियल बाय यूजिंग ऑफ ए स्टीयरिंग आर्म और ए बर्स्ट ऑफ एयर, मतलब शेयरिंग प्रोसेस होता है इसमें। अगला जो है डिफ्यूजिव मिक्सिंग। ड्यूरिंग द मिक्सिंग ग्रेविटेशनल फोर्स कॉजेज अपर लेयर्स ऑफ मटेरियल्स टू स्लिप एंड रैंडम मोशंस ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स टेक प्लेस ऑन न्यूली डेवलप्ड सरफेस, दैट इज समटाइम्स ऑल्सो नोन एज माइक्रो मिक्सिंग। मतलब माइक्रो मिक्सिंग पहले था और माइक्रो मिक्सिंग ये हो गया डिफ्यूजिव मिक्सिंग। इसके बाद जो है मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन लिक्विड मिक्सिंग। मतलब लिक्विड मिक्सिंग में कौन कौन से मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। पहला है बल्क ट्रांसपोर्ट। इट इज़ ए मूवमेंट ऑफ ए लार्ज पोर्शन ऑफ मटेरियल फ्रॉम द लोकेशन टू अनदर लोकेशन। द मूवमेंट इज डन बाय रोटेटिंग ब्लेड्स और पैडल्स। मतलब इसमें जो है पैडल्स और ब्लेड्स जो है रोटेट होते हैं, इसके कारण बल्क ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरा जो है टर्बुलेंट मिक्सिंग। इन दिस मिक्सिंग इज ड्यू टू टर्बुलेंट इन द फंक्शन ऑफ ए वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर ऑफ द लिक्विड। अगला लैमिनार मिक्सिंग, इसे स्ट्रीमलाइन मिक्सिंग में कहते हैं। जैसे फ्लो फ्लूइड्स में आप पढ़ चुके हैं लैमिनार फ्लो एंड और भी 3 टाइप्स के फ्लो थे, उसको आप इसमें जो है फ्लो फ्लूइड्स में पढ़ चुके हैं, जैसे कि लैमिनार, ट्रांजिएंट एंड टर्मिनल फ्लो। तो लैमिनार मिक्सिंग में क्या होता है, व्हेन टू डिसिमिलर लिक्विड्स आर मिक्स्ड थ्रू ए लैमिनार फ्लो, द shear that is generated stations interface between them. In this mechanism, the layer fold on themselves. As a result, the number of the layers and therefore the interfacial area between them increase exponentially with time. अगला molecular diffusion है। The mechanism responsible for mixing at the molecular level is the diffuser resulting from the thermal movement of the molecules. मतलब इसका जो बेसिकली होता है इसमें कि मिक्स में केवल 2 चीज़ों को आपस में मिक्स करना रहता है। जैसे कोई 2 सॉलिड हो गया उसको आपस में मिक्स करना, कोई 2 लिक्विड हो गया उसको आपस में मिक्स करना, या लिक्विड सॉलिड को मिक्स करना। टोटल इसमें मिक्सिंग के बारे में पढ़ना है। और बाकी उसमें कई मैकेनिज्म होते हैं उस मिक्सिंग में, तो वो सब इसमें मिल जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिल्ट्रेशन, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ ड्रम फिल्टर विद सुटेबल डायग्राम। फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं किसको, फिल्ट्रेशन में। तो सबसे पहले एरिया, ये किस प्रकार से अफेक्ट करता है। अकॉर्डिंग टू डार्सीज इक्वेशन द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। मतलब डार्सीज इक्वेशन के अनुसार जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया होता है। और जो कोजेनी कार्बन थे उनके अनुसार जो होता है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पेसिफिक एरिया के। तो हम कह सकते हैं कि जो इवेपोरेशन होता है वो जो सरफेस एरिया के साथ इंक्रीज होता है, ऐसे हम कह सकते हैं। अगला जो पार्टिकल साइज ऑफ सॉलिड, ये किस प्रकार से इफेक्ट करता है। तो पार्टिकल साइज ऑफ सॉलिड है, पार्टिकल साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। मतलब जैसे जैसे हम पार्टिकल साइज को जैसे जितना बड़ा पार्टिकल साइज होगा उतना ही अधिक फिल्टर होगा, मतलब फिल्ट्रेशन उसका बढ़ेगा। और पार्टिकल साइज छोटा है तो उसका फिल्टर केक का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको हम रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो फिल्टर केक को जैसे फिल्टर को बढ़ता है वैसे इसमें क्या है, फिल्ट्रेशन भी बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। विस्कोसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, इफ द विस्कोसिटी ऑफ सॉलिड इज इंक्रीजेस रिजल्टिंग इन डिक्रीजेस रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। मतलब जैसे जैसे विस्कोसिटी बढ़ेगी उसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन घटेगा। ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द होता है टू द फिल्ट्रेशन। प्रेशर डिफरेंस क्या होता है, द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द ओवर ऑफ द प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस फिल्टर मीडिया एंड फिल्टर केक। मतलब जो प्रेशर डिफरेंस अगर बढ़ेगा तो फिल्ट्रेशन भी बढ़ेगा। अगला है ड्रम, मतलब इसमें अगला क्वेश्चन जो था ड्रम फिल्टर के बारे में, उसको हम लोग देखते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिल्टरिंग द स्लरी। इसमें स्लरी का जो फिल्टर होता है ऑन रोटेटरी ड्रम सरफेस बाय अप्लाइंग वैक्यूम की मदद से। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन होता है, इसमें वाटर स्प्रे होता है, यहाँ से वाटर स्प्रे कर सकते हैं। ये जो है ड्राइंग जोन होता है, इसमें ड्राइंग जोन होता है, ये केक रिमूवल जोन होता है, ये पिकअप जोन होता है और ये ड्रेनिंग जोन होता है। तो ये जो है ड्रम है, फिल्टर क्लोथ है, एजाइटर्स है, स्लरी टैंक्स है। तो इसे हम वैसे वर्किंग के हिसाब से समझते हैं इसमें कैसे कैसे वर्क करता है। द ड्रम इज डिप्ड इन द टैंक बाई स्लरी एंड वैक्यूम इज अप्लाइड टू द आउटलेट विच इज़ कनेक्टेड टू द फिल्टर रिसीवर्स। तो इसमें क्या होता है कि ड्रम को हम ड्रम है उसे हम स्लरी में जो क्या करते हैं, डिप्ड कर देते हैं। जो स्लरी है इसको ड्रम को डिप कर देते हैं। व्हेन द केक हैज़ फॉर्म्ड द केक इज़ पार्सली ड्रेन बाई वैक्यूम। मतलब जब केक फॉर्म हो जाता है तो पार्सली जो है थोड़ा सा इसमें ड्राई हो जाता है, किसके द्वारा, वैक्यूम को द्वारा। तो इसे हम क्या कहते हैं,
जोन में ये ड्राई होता है। उसके बाद क्या होता है, द ड्रम इज स्प्रेड बाय द वाटर वॉज द केक, मतलब उसके बाद वाटर स्प्रे करते हैं इसमें ड्रम में, जो केक है वो वॉश हो जाए। उसके बाद कौन सा है इसमें वर्किंग में, रिटेनिंग द वैक्यूम कनेक्शन ड्रेन्स द केक एंड प्रोडक्ट पार्शियल ड्राइनेस, सॉरी, तो ड्राइंग जोन में होता है ये। देन केक रिमूव बाय डिकोटर नाइफ, ये केक रूम में रिमूवल जोन में होता है। तो सबसे पहले जो होता है वो ड्रेनिंग जोन होता है, उसके बाद इसमें वाटर स्प्रे से उसको धोते हैं, फिर ड्राइंग जोन आता है। ड्राइंग जोन में क्या होता है कि जो वैक्यूम कनेक्शन होता है उसको ड्रेन किंग एंड प्रोडक्ट्स को पार्सली ड्राई करते हैं। उसके बाद क्या होता है, केक रिमूवल जोन होता है, जिसमें केक को जो है रिमूव किया जाता है बाई डिकोटर नाइफ। फिर उसके बाद क्या है, प्री कोट फिल्टर एड इज डिपोजिटेड कैन ऑन ड्रम और प्रिवेंट ब्लॉकिंग ऑफ द फिल्टर क्लोथ ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। फिर उसके बाद में जो मतलब फिल्ट्रेशन के बाद जो प्रोडक्ट होता है उसको हम पिकअप जोन से जो है ऑब्टेन कर लेते हैं। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी का, क्लासीफाई इवेपोरेशन, व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इवेपोरेशन, डिस्कस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन मेनली 5 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है जो इवेपोरेटर हैविंग हीटिंग मीडियम इन जैकेट, मतलब इसमें जो है हीटिंग मीडियम होता है जैकेट में, इसका एग्जांपल है स्टीम जैकेट, केटल हो गया। हाँ, दूसरा जो है इवेपोरेटिंग हैविंग लॉन्ग ट्यूब विथ नेचुरल सर्कुलेशन, मतलब इसमें लॉन्ग ट्यूब होता है जो नेचुरल सर्कुलेशन होता है, इसका एग्जांपल जो है क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर हो गया। और इसमें है इवेपोरेटर हैविंग हॉरिजेंटल प्लेस ट्यूब, जैसे हॉरिजेंटली ट्यूब इवेपोरेटर हो गया। और है इवेपोरेटर हैविंग लॉन्ग ट्यूब विथ फोर्स सर्कुलेशन, जैसे फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर हो गया, मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर हो गया। तो इसका क्लासिफिकेशन हो गया। इसमें कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे पहला टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन आल्सो इंक्रीजेज, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं इसका रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ता जाता है। सरफेस एरिया क्या है, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन, मतलब सरफेस एरिया को जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका जो है इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। और वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जैसे जैसे वेपर प्रेशर को बढ़ाते हैं उसका फिल्ट्रेशन इवेपोरेशन रेट भी बढ़ता है। ह्यूमिडिटी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो रेट ऑफ इवेपोरेशन के, मतलब जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी उसका इवेपोरेशन कम होगा, क्योंकि आर्द्रता बढ़ेगी वातावरण में तो जो इवेपोरेटेड मतलब उसका वाष्पीकरण नहीं हो पाएगा तो उसका कम होगा। वाइंड स्पीड क्या है, वाइंड स्पीड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे वाइंड स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे इवेपोरेशन बढ़ेगा। तो हमारा फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का बीफॉर्म 3rd सेमेस्टर का 2020-21 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया है यहाँ पे, और 2019-20 का पहले ही अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दीजिए, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो हम लोग का लगभग 2020-21 का सभी क्वेश्चन जो है सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, सभी सब्जेक्ट का पेपर सॉल्व हो चुका है 2020-21 का, और 2019-20 का तो पहले ही सॉल्व हो चुका था, वो भी अपलोडेड है चैनल पे, आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एक जो पेपर बचा है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ का 2020-21 का, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, तो उसका भी 2019-20 का सॉल्व हो चुका है पहले। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।